नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी पर। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का दिल से स्वागत है। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ेंगे, क्लास हो चुकी है। सभी का नमस्कार प्रणाम स्वीकार है। प्यारे साथियों, एक बार मुझे सूचित करेंगे कि आप लोग मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं। सभी का दिल से स्वागत है। चलेगा दोस्तों, आज के बाद ये कल क्लास अंतिम हो जाएगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल होगी वो बात। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे प्यारे दोस्तों। फटाफट से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चाय कौन कौन पिएगा बता दीजिएगा। मजा आ गया। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये इनका नाम बताएंगे कौन है दोस्तों। ये किसका फोटो है जरा बताइएगा। ये किसका फोटो लगा हुआ है, मैंने देखो यहां पर दिखाया हुआ है, किसका फोटो है बताइए। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक कुछ आपके एक पैराग्राफ है, उसका उससे पढ़कर और 1 से लेकर 9 तक उत्तर देने हैं। ठीक है, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। ठीक है, सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। किससे? सत्य से। हाँ, माझी, दशरथ माझी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो सत्य से प्रेरित कार्य ही तो इन्होंने किया था, तो व्यक्ति को महान बनाते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कैसा व्यक्ति? जो कर्म प्रधान होता है। कैसा होता है? सरल होता है, सबल होता है, बल के सहित, सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है, प्रेमी होता है, दानी होता है, ज्ञानी होता है, कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसे बोगे वैसे काटोगे। कृत्य के बारे में, ठीक है, कृत्य मतलब कर्म के बारे में। ये किसका फोटो है जरा मुझे बताओ। अब ये किसका है? कहते भी हैं, ठीक है, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां ते पाए। ठीक है, गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। कर्मठता, कर्मशील, किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने के बेहतर है, किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है अपने कि हम अपने कर्म के अनुसार हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होकर पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने कर्म के साथ पूर्ण रूप से जिए, अपूर्ण रूप से जिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। कौन है ये? विराट कोहली। मैं कुछ ऐसा विराट कोहली जैसा लगता हूँ कि नहीं लगता हूँ? बताओ, सच्ची बताना। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, मतलब सस्ता विराट कोहली लगता हूँ ना, मतलब 30-40% तो लगता ही हूँ ना चेहरे से। चलो, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, जाति प्रधान या राजनीति प्रधान? तो बताइए इसमें, इसका क्या उत्तर होगा? एक कह रहे सचिन तेंदुलकर। रे बेसहुरे, कतई सगुन ना है, तुम रिश्तेदारी में ले जाने लायक ना हो कहीं भी। नाक कटवा दोगे मेरी। गुरुजी कैसे बालक ले आए तुम? विराट सचिन तेंदुलकर का ही है, बताओ। हाँ जी, चलिए, तो दोस्तों गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों गद्यांश में किस रूप का चित्रण किया गया है? इस दुनिया के कर्म प्रधान। ठीक है, दुनिया कैसी होनी चाहिए दोस्तों? दुनिया आपकी कर्म प्रधान ही होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? कर्म प्रधान होनी चाहिए। ओके रिपोर्ट, चलिए, ठीक है। तो चींटी, ठीक है, चींटी जैसे मेहनत करती है रात दिन, ऐसे ही आपको भी लगे रहना है। एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों। कर्मठता शब्द है, विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है या क्रिया है? कर्मठता, बताइए, कर्मठता किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया या विशेषण? हाँ जी, किस प्रकार का शब्द? कर्मठता। तो दोस्तों कर्मठता बना कैसे है? कर्मठ जमा ता, इसमें क्या लगा है दोस्तों? ता 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 ता, क्या लगा इसमें? प्रत्यय लगा है, ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा है ता, ध्यान से समझना, ता इसके अंदर प्रत्यय लगा है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। कर्मठ जो है ये एक जो है आपका विशेषण है, ठीक है, ये आपका विशेषण है, ठीक है, और विशेषण में जो ता है वो प्रत्यय लग गया तो ये आपका संज्ञा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संज्ञा शब्द बन जाएगा, कर्मठता, ठीक है। कर्मठ शब्द में ता प्रत्यय लगाकर हमने इसको, जैसे कर्मठ व्यक्ति है ना, कर्मठ व्यक्ति है कर्मशील व्यक्ति, तो कर्मशील भी विशेषण है, कर्मठ भी विशेषण है, इसमें हमने कर्म ता जो जोड़ दिया वो इसको संज्ञा बना देता है, ठीक है, क्या बना देता है? संज्ञा बना देता है, ठीक है। चलिए, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। अब ये जो शब्द है किस्मत, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? भाग्यवान, भाग्य, भाग्यहीन, भाग्यशाली। तो किस्मत के जगह पर कौन सा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका पर्यायवाची पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। बेटा जी ग्रामर के लिए देखो, ग्रामर की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने कहा ना आपको, ग्रामर इसी में जरूर देखो, पर्यायवाची एक शब्द पर्यायवाची आया, इस पर्यायवाची के लिए मैं पूरा आपका दिन जो है घंटा खराब करूं? ठीक नहीं है ना। तो कर्म जो है भाग्य के लिए, यानी कि किस्मत के लिए भाग्य, ठीक है, नसीब भी कह सकते हैं, ठीक है, भाग्य, किस्मत, नसीब, ठीक है। लक, अंग्रेजी में इसको लक कह देते हैं, लक बाई चांस जो सो होता है। चलिए, यहां जैसे बोगे वैसे काटोगे से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? जैसे बोगे वैसे काटोगे, जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल होती है, जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम होंगे, मिलेगा, जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। तो जैसे बोगे वैसे काटोगे, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर? बताइए जल्दी से। तो जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल होती है? नहीं भाई। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल मिलेंगे? नहीं। तो यानी कि जैसा कर्म होंगे वैसे ही परिणाम मिलेगा, ठीक है। ये ना लक्षणा, ठीक है, ये लक्षणा एक लक्षणा शब्द शक्ति होती है दोस्तों, ठीक है, शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति, तो उसमें कहा गया है ये, ठीक है, यानी कि लक्षण देकर जो बात कही जाती है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। चलिए, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का अवनति, पतन, अधोगति, संगति, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अधोगति का तो हो जाएगा ऊर्ध्वगति, ठीक है, ऊर्ध्वगति विलोम हो जाएगा इसका। अधोगति का, अधोगति मतलब नीचे की तरफ, ऊर्ध्वगति ऊपर की तरफ, ठीक है। पतन का मतलब नीचे, ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा उत्थान, ठीक है, उत्थान और पतन, ठीक है। उन्नति का विलोम होता है दोस्तों अवनति, ठीक है। ये एक विलोम शब्द पूछा जाएगा, तो एक विलोम शब्द के पीछे मैं आपको पूरी क्लास खराब करूं तो अच्छा नहीं है ना बेटा। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बस इसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक। 3-4 शब्द आएंगे इस तरह का, कोई व्याकरण आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। अपने कर्मों की चिंता करके हम अंतर्मन को प्रकाशित कर सकते हैं, अपने अपने कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, या सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। तो प्रतिस्पर्धा तो हमें किसी के साथ करनी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है,
ठीक है। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर हम अपने अंतर्मन को जो है, ठीक है, अंतर्मन के, ठीक है, प्रकाश को प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंतर्मन को प्रकाशित कर सकते हैं, मतलब अपना जो अंदरूनी भाव है उसको किस तरह से सबके सामने लाएं, सकारात्मक सोच रखकर, नेगेटिविटी नहीं, सकारात्मक सोच रखकर, पॉजिटिव रहकर दूसरों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति हम अपने अंतर्मन, जो हमारे अंदरूनी जो भाव है, अंतर्मन का मतलब हो गया अंदरूनी मन जो होता है, जैसे होता है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत है, मतलब जो है मुंह पे तो कुछ और अंदर कुछ और होता है, तो अंदर का जो मन होता है वो सबके प्रति सकारात्मक भाव हमें रखना चाहिए। व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ये कुछ महान व्यक्तियों के चित्र हैं दोस्तों। तो व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की, उसके बल की। तो किस के आधार पर व्यक्ति महान बन सकता है? दोस्तों किसके आधार पर बन सकता है, अपने कार्यों, ठीक है, जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसी आधार पर व्यक्ति वैसा ही कहलाएगा। व्यक्ति जो जैसा काम करेगा व्यक्ति को वैसा ही परिणाम मिलता है, वैसी ही प्रसिद्धि मिलती है जैसा व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, मैं अगर गलत काम करने लगूं तो मैं गलत गलत चीजों के लिए प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं अच्छी चीजों के लिए प्रसिद्ध हो जाऊंगा। तो कर्म के आधार पर व्यक्ति महान कहलाता है। ठीक है, चलिए, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए क्या अनिवार्य है, कर्म के प्रति निष्ठा, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए, तो भाग्य परिवर्तन के लिए हम धार्मिक ग्रंथों का पाठ नहीं पढ़ना है। धार्मिक ग्रंथों को पाठ पढ़ने से क्या हमारा भाग्य बदलेगा, नहीं बदलेगा। भाग्य के अनुसार जीना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाग्य के अनुसार हम चलते रहेंगे कि भाई सब किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल है, ऐसा तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो आप जो है अपना जो आने वाला भविष्य उसको गर्त में डालेंगे। ठीक है, सफलता के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि उसमें लिखा गया कि गीता के अनुसार कहा गया है कि फल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो सफलता के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हमें बस केवल अपना कर्म करना। तो कर्म के प्रति निष्ठा भाव रखना है, यानी कि हर हालत में हमें अपना कर्म करते रहना है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, कोई भी काम कर रहा है, उस काम को जो भी काम वो कर रहा है उसके प्रति पूर्ण भाव से निष्ठा भाव, निष्ठा का मतलब होता है लगाव। ठीक है, लगाव का मतलब, लगाव समझते हैं, निष्ठा भाव का मतलब लगाव, एक तरीके से उसके प्रति जागरूकता, सजगता, सचेत, इस तरह से। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है, अगर हम किसी दूसरे के साथ जीवन जीने से, मतलब कहा गया ना कि किसी दूसरे के साथ जीवन जीने, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे के साथ, ठीक है, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीना, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का मतलब क्या है, सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला न छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से मेहनत बेहतर जीवन जीना। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गद्यांश में ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, ये पैराग्राफ इतने इजी आते हैं, बस आप एक बार मन से पढ़ लो, ध्यान से, इसमें देख लो पैराग्राफ। अब ये कह रहे हैं कि सर पैराग्राफ में ढूंढने को दो, अरे भैया ये पैराग्राफ के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप पैराग्राफ एक बार ध्यान से पढ़ लो और सीधा आंसर निकलेगा। आप देखो, इसमें बिना पैराग्राफ पढ़े भी इसका आप उत्तर निकाल सकते हो कि अगर किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का मतलब क्या है, मतलब इसका तो इसमें उत्तर भी नहीं मिलेगा आपको अगर इसको पैराग्राफ के अंदर जाओगे। तो यहां कहा गया है कि, यहां पर गया कि किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। इसका मतलब यह है कि हम किसी दूसरे पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर चाहे आधा जीवन जिए पर जिए। ठीक है, तो पैराग्राफ में अगर ढूंढना चाहो तो पैराग्राफ में ढूंढ लो, अन्यथा ना कुछ ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बस एक बार मन से पैराग्राफ पढ़ लो ध्यान से, और पैराग्राफ पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है।
ठीक है, लेंथी क्वेश्चन होते हैं आपके सीडीपी, उसके पेडागोजी के, सीटीपी के, तो उनमें ज्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, सुख दुख में साथ रहना नहीं, किसी को अकेला न छोड़ना नहीं, दूसरे पर निर्भर होकर जीना। कहा गया ना, तो दूसरे पर निर्भर होकर जीना, इसका उत्तर आप बिल्कुल आसानी से पढ़ के बता दोगे। जो पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है, पैराग्राफ के जो जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें जो अन्य विकल्प होते हैं, उत्तर के अन्य अतिरिक्त अन्य विकल्प, वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। उन विकल्पों को पढ़ो, और जो नेगेटिव कहे कि दूसरे का सहारा लेकर जीना, या वो देखो यहाँ पर किसी को अकेला ना छोड़ना, मतलब सबको साथ लेकर चल सकते हो, तो ये भी नेगेटिव बात हो गई। सुख दुख में साथ रहना, तो हर किसी के साथ यहां पर कहा गया है पैराग्राफ के अनुसार, अगर देखें कि दूसरे के जीवन के साथ जीने का मतलब है सुख दुख में साथ रहना। तो दूसरों के साथ सुख दुख में साथ कैसे रह सकते हो आप, हर किसी के तो नहीं रह सकते। अगर यहाँ पति पत्नी की बात आती, या दोस्त की बात आती, माता पिता की बात आती, तो हम कह सकते थे कि सुख दुख में साथ रह रहे हैं। पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना, तो पूर्ण रूप से बेहतर जीवन भी कोई नहीं जी सकता, ये भी एक नेगेटिव वाक्य हो गया। दूसरे पर निर्भर होकर जीना, ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां पर एक कविता है किसान के ऊपर, और इसमें 10 से लेकर 15 तक प्रश्न है, समझने ध्यान से। यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, मिट्टी का पूर्ण पारखी का मतलब है परख रखने वाला, परख करने वाला, परख करने वाला, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना, ठीक है। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही संत अंतस्थल में, अंतस्थल मतलब उसके अंदर अपने तन की खाद मिलाकर, अंतस्थल मतलब अंदरूनी, तो अंदर अंदर तल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उसकी किसान की। कितनी अच्छी बात कही किसान जी की, किसान जो किसानी जीवन है उसके लिए, बिल्कुल। लकी कुमारी काय को मेरी नौकरी चुनवाने के चक्कर में वो लग, सर टमाटरियां बोलिए ना, टमाटरियां बोल दो इनको। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा, किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। तो किसान, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा, पूरा जो कथन, पूरा जो 6-7 नंबर की नहीं आती है। अब आप देख लो ये पैराग्राफ में कितने नंबर की व्याकरण आ रही है, खुद ही देख लो। एक विलोम शब्द आया है, एक पर्यायवाची आया है, एक विशेषण आया है, तो 3 क्वेश्चन आए बस, है ना। चलो, इसका अर्थ अगर जानना चाहते तो मैं इसका अर्थ बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो यहां पर कहा गया है कि यह धरती है उस किसान की, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई समझने वाली बात नहीं है, जो मिट्टी का पूर्ण पारखी है। मिट्टी का पूर्ण पारखी का मतलब है जो मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर पूरी मेहनत करता है वो किसान, ये धरती उस किसान की है। जो मिट्टी के संग साथ ही, मतलब मिट्टी के साथ ही मतलब रात दिन क्या करता है, मिट्टी के अंदर काम करता है, तपता है उसमें, गलता है, गलने का मतलब पूरी तरह से अपने आप को झोंक देता है खेती करने में। मरता है, मरकर मतलब एक तरीके से मरने का मतलब यह है कि पूरी तरह से उसके अंदर ही अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, रात दिन एक कर देता है। खपा रहा है जीवन अपना, वही अपना जीवन एक कर देता है, जीवन न्यौछावर कर देता है उसके लिए। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मतलब वो मिट्टी में सोने का सपना कैसे देख रहा है कि इस मिट्टी के अंदर से जो फसल उगेगी वो मेरे लिए सोने के बराबर है। मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी को मतलब महिमा का मतलब है कि इस मिट्टी की तारीफ का मतलब है कि प्रशंसा, इसका सम्मान, इसकी प्रार्थना, खेत की प्रार्थना होती है ना, ठीक है, करते हैं किसान लोग। मिट्टी के ही अंतस्थल में, मिट्टी के अंदर अपने तन की खाद मिलाकर, अपने तन की खाद का मतलब है अपना पसीना मिलाकर। जब किसान मेहनत करता है खेत में तो पसीना भी टपकता है, तो अपने तन की खाद मिलाकर, ठीक है, मिट्टी को जीवित रखता है। जीवित का मतलब है उपजाऊ बनाकर रखता है। किसी ने अपने कहते हैं ना खून पसीने की कमाई है, तो खून पसीने को मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। खुद जीता है, तब खुद जीता है। यह धरती है उस किसान की, ठीक है, ये धरती उस किसान की है। तो दोस्तों यहां पर कहा गया है कि कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा, क्योंकि किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है,
क्या करता है? किसान धरती पर अथक, अथक मतलब होता है दोस्तों अजमा थक, थक का मतलब जो है जो बिना थके, इसका मतलब हो गया बिना थके, ठीक है, बिना थके। तो बिना थके जो परिश्रम करता है उसको अथक, ठीक है। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। तो पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है? मतलब अपने तन की खाद मिलाकर, इसका आशय क्या है? इसका मतलब क्या है? अपने हाथों से सिंचाई करता है, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, रासायनिक बीज बोना। तो अपने तन की खाद मिलाने का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि अपने तन की खाद कब मिलाएगा? वो जब उसको अथक मेहनत करेगा। देखो यहाँ पर एक किसान किस तरह से अपने वो मदर इंडिया फिल्म याद है आपको? मदर इंडिया में सुनील दत्त जो है अपना क्या करता है, सुनील दत्त और उसका भाई जो है वो दोनों हल में चलते हैं, सही, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे गाना है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक परिश्रम करना। तो अत्यधिक परिश्रम करना जो है अपने तन की खाद मिलाकर, तो अपने तन का पसीना एक कर देता है, खून भी, कहीं कहीं चोट भी लग जाती है किसान को काम करते करते, जो फावड़ा होता है। मैंने भी बचपन में वो गेहूं काटता था, हम शहर में रहते थे, तो हमारे पापा जी हमें खेत में ले जाते थे, मतलब जुड़े तो गांव से ही हैं। तो हम छोटे छोटे थे तो हम भी काटे, तो हमको कांटी लगती थी, मतलब चुभते थे वो। तो ये उंगली कई बार कट गई थी यहाँ से, छोटी दराती जब काटते हैं, दराती होती है गेहूं काटने की, तो ये उंगली कट जाती थी कई बार, लास्ट वाली। तो हम तो भाई हम इतना काम नहीं करते, लेकिन किसान जो है रात दिन खेतों में लगा रहता है। हाथ भी कभी कभी छोटा मोटा हाथ भी कट जाता है, कभी कभी ज्यादा भी कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, खून निकलते हैं, तो इसको कहते हैं खून पसीने की कमाई। फिर भी वो किसान उस धरती में लगा रहता है। चलिए, किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, या अन्न साग सब्जी उगाने में। तो दोस्तों किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? इस वाक्य को अगर आप पैराग्राफ भी नहीं पढ़ते दोस्तों तो भी इसका उत्तर निकाल लोगे। बताओ जल्दी से। अरे देवी देवता, ये लैंग्वेज एक ही तो है, कतई सहूर ना मैं कहां से लाऊं, कतई भाई हद हो रही है। ये लैंग्वेज एक का करा दीजिए, लैंग्वेज एक ही तो है। लैंग्वेज एक में एक गद्यांश एक पद्यांश आता है, लैंग्वेज दो में गद्यांश दोनों ही आते हैं। ये गद्यांश एक पद्यांश तो हो गया दोनों, और कौन सी लैंग्वेज एक होती है? किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है दोस्तों? अन्न साग सब्जी उगाने में, ठीक है, अन्न साग सब्जी उगाने में किसान अपना जीवन लगा रहा है, ठीक है। चलिए, किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, या खाद बीज के संग्रह करने पर। तो किसान का जीवन किस पर आधारित होता है? आप बताइए दोस्तों, किसान का जीवन किस पर आधारित होता है प्यारे साथियों? देखो, खाद बीज के संग्रह करने पर किसान का जीवन आधारित नहीं होता है, केवल सपना देखने पर ही किसान का जीवन आधारित नहीं होता है, केवल मिट्टी की महिमा गाने पर भी किसान का जीवन आधारित नहीं होता है, कृषि कार्य करने पर किसान का जीवन आधारित होता है, ठीक है। कृषि कार्य करने पर किसान का जीवन आधारित होता है। मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? लयात्मक शब्द, तो लयात्मक का मतलब होता है एक ताल, एक लय बनी होती है, ठीक है, जिसमें लय हो, ठीक है, लय के साथ शब्द, लय के साथ शब्द, या हम कहें इसका दूसरा मतलब निकाल सकते हैं, एक तुक मिले हुए शब्द, ठीक है, तुक, तुक मिले हुए शब्द, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? अपना सपना, तप, गल, गल मर, गाता जीता, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अपना सपना, ये अपना सपना, हालांकि गाता और जीता भी थोड़ा सा तुक मिल रहा है, लेकिन अपना और सपना ये दोनों ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, अपना सपना ये दोनों ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ओके रिपोर्ट है? चलो बहुत बढ़िया, कितने प्यारे बच्चे आए हैं, कितने मल्लुक मल्लुक से। चलो, पर ठंड में बुरी हालत हो रही है ना आपकी भी?
क्या करें, ठंड ज्यादा है। कौन सा शब्द भिन्न है, कौन सा शब्द भिन्न है, कोई बात नहीं, जनवरी जनवरी नहाओ मत, पानी भी बचेगा और ठंड से भी बचोगे, सच बता रहा हूं। गर्मी में बहुत पानी बहाते हो, ठंड से बचो। कौन सा शब्द भिन्न है, तपना, गलना, सपना, रखना। इनमें मतलब अलग शब्द पूछा गया है, तपना, गलना, सपना, रखना। हाँ जी, बताइए जल्दी से दोस्तों। अगर हम बात करें तीनों शब्दों की, इन चारों शब्दों में तीन शब्द जो है दोस्तों वो है संज्ञा। ठीक है, कैसे हैं, सॉरी तीन है जो इसमें क्रिया है, तीन शब्द इसमें क्रिया है और एक शब्द जो है इसमें वो है संज्ञा। ठीक है, वो है संज्ञा। और वो कैसी संज्ञा दोस्तों, वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाई बताओ, तपना, गलना, रखना, ये तीनों दोस्तों दोस्तों ये तीनों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये है क्रिया। ठीक है, ये क्रिया है। ठीक है, ये क्रियाएं हैं और इसमें केवल आपका जो सपना है, ठीक है, अपना सपना, मनी मनी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अपना सपना। ठीक, चलो आगे। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। विकल्प है दोस्तों, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में पढ़ना, माध्यम के रूप में लेना, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, या विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो बताइए दोस्तों, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या होता है। बहुत सरल सा प्रश्न है। मातृभाषा आधारित मतलब बच्चे की जो घर की भाषा है उसको आधार बनाकर जब जब की जाती है, क्या की जाती है। हाँ बेटा जी, कल हम आप लोगों को छोड़ देंगे, छोड़ क्या देंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे कल, फिर हम कहीं आप कहीं। पर याद रखना दोस्तों कि कोई बेकार सा खराब सा टीचर था हिंदी का जो बोर करता रहता था, परेशान करता रहता था, है ना। किसी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाएं जोड़ना, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर किसी विद्यालय में जो शुरुआती शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा है, उसको तो मातृभाषा में शुरू किया जाए और बाद में मातृभाषा में जब शुरुआती शिक्षा दी जाए उसके बाद उसके साथ में अन्य और भाषाओं को जोड़ा जाए, मतलब कम से कम दो भाषाएं तो हो मातृभाषा के अतिरिक्त, यानी कि लगभग तीन भाषाएं, तीन चार भी हो सकती हैं, कम से कम तीन भाषाएं। तो मतलब एक तो उनकी मातृभाषा हो गई। तो जो किसी भी विद्यालय में शिक्षा जो है वो मातृभाषा में आरंभ की जाए, शुरुआत में जो शुरुआती शिक्षा है वो मातृभाषा में यानी कि घर की भाषा में दी जाए और उसके बाद अनेक भाषाओं को साथ में जोड़ा जाए। जोड़ने का मतलब बच्चों को धीरे धीरे अनेक भाषाएं सिखाते रहना चाहिए, लेकिन शुरुआती जो भाषा है वो मातृभाषा ही रहनी चाहिए बच्चे की। बाद में उसको अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, मलयाली, मराठी जो भी सिखाना है सिखा दीजिए। शुरुआत की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसी को कहते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, यानी कि आधार क्या है, मातृभाषा, उसके बाद अन्य भाषाएं जोड़ दी गई। यानी कि आधार क्या है दोस्तों, आधार क्या है, ये आपका मातृभाषा। ठीक है, क्या है, मातृभाषा। और दोस्तों ध्यान रखना, मातृभाषा बोलना है, मातृभाषा नहीं बोलना है। मातृभाषा गलत होता है, मातृ का मतलब होता है कुल, मातृ मतलब कुल होता है, मातृ होता है, मातृ त में री लगेंगे, मातृ। और इसके ये हो गई मातृभाषा आधारित, तो इसमें अनेक भाषाओं को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता इसको कहते हैं। चलिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करती है। तो दोस्तों क्या कह रही है, 5 या 6 शब्दों वाले, ठीक है, 6 शब्दों वाले
वाक्यों 5 वाक्यों का, ठीक है, वाले 5 वाक्य, ठीक है, क्या 5 वाक्य, ध्यान से समझना, और इसका उत्तर आप बड़े आसान से निकालोगे। 5 वाक्य वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। श्रुतलेख मतलब सुनकर, बच्चों को बोलती है और बच्चे सुनकर लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है, और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। अब बच्चों से बच्चे कहेंगे बच्चों को बोला जाएगा इनको लिखो। यहां पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? शीर्षपाद उपागम मतलब टॉप डाउन मॉडल, संप्रेषणात्मक उपागम, या ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि बॉटम अप उपागम, या फिर श्रुतलेख उपागम, क्या कहा जाएगा? मिस करेंगे आप? मात्र तो सिर्फ होता है, केवल हमें बोलना है मातृभाषा, और जितना ज्यादा हो सके हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी जो हिंदी में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और याद रखना इस नाचीज को। तो बताइए दोस्तों, तो पहले दोस्तों उसने क्या किया, एक मैडम जी ने 5 या 6 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों 2 बार वो वाक्य बोलती है और बच्चे से कहती है सुनकर लिखो, तो बच्चे उसको लिखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं, जब छोटी चीज से बड़ी चीज की ओर जाते हैं, छोटी चीज से बड़ी चीज की ओर जाते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, उसे ऊर्ध्वगामी उपागम या बॉटम अप लेखन कहते हैं, जब छोटी चीज से बड़ी चीज की ओर जाते हैं, ठीक है। श्रुतलेख नहीं हुआ, यहां पर शब्दों का भी तो खेल है, ठीक है। क्या है दोस्तों, यहां पर शब्दों का भी खेल है, इसको ध्यान में रखना। तो जब हम क्या कहते हैं, मैंने इसलिए यहां पर लिखा था पहले ही कि 5 या 6 शब्दों वाले वाक्य वो बोल रही है, यानी कि छोटे छोटे वाक्य बोल रही है, बहुत छोटे छोटे वाक्य, और उन वाक्यों के माध्यम से फिर जो है वो धीरे धीरे वाक्यों को सुनकर लिखने के लिए कह रही है मैडम, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसी को ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि बॉटम अप कहते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना, ध्यान से समझना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों से हम बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों से हम बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर जाना उसको कहते हैं, ठीक है। ये बात समझना आप, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों को बनाना। ओके रिपोर्ट, चलिए। ऊर्ध्वगामी उपागम में व्यक्ति उद्दीपक के विभिन्न विशेषताओं को ग्रहण करके, उद्दीपक मतलब जो चीज बताई गई है, ठीक है, उद्दीपक की विभिन्न विशेषताओं को ग्रहण करके उसे मस्तिष्क में भेजता है, ठीक है, जिसके विश्लेषण के उपरांत व्यक्ति को वस्तु या उद्दीपक का सही सही प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष होता है। सही सही प्रत्यक्ष का मतलब होता है सही सही चीजें उसको समझ में आती हैं। प्रश्न के अनुसार अध्यापक श्रवण के ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि बॉटम अप का प्रयोग करना चाहती है, यानी कि जो बच्चा छोटी छोटी चीजों को समझ रहा है, छोटी छोटी चीजों को समझने के बाद जब बच्चा बड़ी चीजों की ओर बढ़ता है, मतलब छोटे छोटे शब्दों को सुनकर फिर बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े वाक्यों को लिख रहा है। आगे विशेष्य विशेषण बता दूं, 1 मिनट रुक जाइए बस, ठीक है। चलो पहले विशेष्य विशेषण बता देता हूं मैं आपको। विशेष्य और विशेषण मैंने शायद बताया भी था ये, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। विशेष्य और विशेषण दोस्तों, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी संज्ञा वस्तु होती है, उसकी विशेषता बताई जाती है। तो जो भी वस्तु होती है वो एक विशेष्य वस्तु होती है, उसके अंदर कोई विशेष्य गुण होता है, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण वो होता है जो किसी
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी होंगी दोस्तों। कोई भी वस्तु है, जैसे मान के चलिए चाय गर्म है, चाय गर्म है, तो चाय जो है वो विशेष्य वस्तु है। ठीक है, चाय गर्म है यानी कि चाय विशेष्य वस्तु हो गई, यानी कि वो विशेष्य हो गई। गर्म क्या है, उसकी विशेषता यानी कि विशेषण हो गया। ठीक है, जो चीज विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि ठीक है, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तो ठीक है, गुलाब, ठीक है, गुलाब का फूल सुंदर है। ठीक है, गुलाब का फूल सुंदर है। दोस्तों यहां सुंदर जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा और गुलाब का फूल जो है वो विशेष्य हो जाएगा। चाय गर्म है दोस्तों, चाय गर्म है, तो चाय गर्म जो है यहां पर चाय क्या है दोस्तों, वो विशेष्य हो जाएगी और गर्म क्या है वो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अगला, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों में को 10 शब्दों का एक समूह देती है। ठीक है, 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं, यानी कि एक तरीके से पर्यायवाची। ठीक है, समानार्थी यानी कि कह सकते हैं पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। ठीक है, उनके क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कह रही है मैडम जी। अब इस चीज को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, शब्द जाल कहेंगे, विन्यास कहेंगे, थीम विषयक शब्द संपदा कहेंगे, या शब्द समूह कहेंगे, क्या कहेंगे? जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, रिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो शब्द जाल, विन्यास, थीम विषयक शब्द संपदा या शब्द समूह क्या कहेंगे? देखो ध्यान से रखना, जैसे कि महत्व शब्द लिया। ठीक है, महत्व, ठीक है, हमने ये शब्द लिया, मान के चलिए मैडम जी ने 10 शब्दों वाला एक 10 शब्दों वाला एक समूह दिया बच्चों को और कहा कि इसमें ऐसे शब्द ढूंढो जो उनके पर्यायवाची हो और उन पर्यायवाचियों के पीछे प्रत्यय और आगे उपसर्ग लगाया जा सके। जैसे हमने कहा इसमें अति आगे लगा दिया और पूर्ण लगा दिया पीछे। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम अति महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या कहेंगे? अति महत्वपूर्ण। ठीक है, ये एक शब्द बन गया अति महत्वपूर्ण। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, सजा दिया। ठीक है, सजा दिया या इसमें कुछ नया निर्माण किया है, इसी को हम कहेंगे दोस्तों विन्यास। ठीक है, इसी को हम कहेंगे दोस्तों शब्द विन्यास। ठीक है, शब्द विन्यास कहेंगे, जिसमें जो है शब्द को बनाने का तरीका होता है। यहां पर जो चीज ध्यान रखना, आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जब जोड़ने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि शब्द को बनाने का काम चल रहा है। यहां पर इस फैक्ट्री में शब्द को बनाने का काम चल रहा है, तो यही शब्द विन्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द विन्यास कहलाएगा। ओके रिपोर्ट। चलिए, विन्यास का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों सजाना। देखिए ना, कहते हैं ना सजना है मुझे, इसी पर ऑब्जेक्शन ना हो जाए किसी को। सजाना, सवारना, किसी का ससुरती तो ना सुनने देवी जी, माफ करना। विन्यास का शाब्दिक अर्थ है सजाना या सवारना। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार अध्यापक शब्दों के समूह में से ऐसे शब्दों को ढूंढने के लिए कहती हैं जो शब्द समानता रखते हो। समानता मतलब एक जैसा अर्थ हो उनका। ठीक है, और उसके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय लगा जोड़कर नया शब्द बनाए।
इसे बनाने की प्रक्रिया को दोस्तों विन्यास कहा जाता है। मतलब जो शब्दों को जोड़ जोड़कर जो चीज बनाई जाती है उसे विन्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली से क्या तात्पर्य है? बोली क्या होती है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष के संबंध में रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, सात सत्ताधारी सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। भाई अलंकार एक भी प्रश्न तो आया नहीं। अब बताओ, अलंकार पढ़ाने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, कैसे पढ़ा तू बताओ। सर आप बहुत अच्छी हैं, पागल हो गए हो क्या? अच्छा हूं मैं, अच्छी नहीं हूं? कुछ भी मतलब, कम से कम यार ख्याल तो कर लो, दाढ़ी वाड़ी नहीं दिख रही तुमको मेरी? हद हो रही है बिल्कुल। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र का सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। ठीक है, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, मतलब वाचन मतलब बोलना। ठीक है, यहां पर क्या है, वाचन मतलब बोलना कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बोलने के संबंधित जो विशेषता होती है, जो कोई एक क्षेत्र विशेष होता है। ठीक है, कोई एक विशेष क्षेत्र होता है, कोई एक सामाजिक समूह होता है, उसके द्वारा जो बोले जाने वाली एक क्षमता होती है, उसके द्वारा जो एक कोई विशेष रूप से कोई बोली का प्रयोग किया जाता है, वही वहां पर दोस्तों से हम बोली कहते हैं। दोस्तों बोली और भाषा में अंतर दोस्तों थोड़ा सा होता है प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है, बोली और भाषा। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है बोली का, बोलो लिख दिया मैंने, बोली, तो बोली का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। इसका क्षेत्र देखो समझिए थोड़ा सा, इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीमित मतलब छोटा। ठीक है, इसका क्षेत्र होता है क्या, बड़ा, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसका व्याकरण, व्याकरण नहीं होता इसका। ठीक है, बोली का कभी व्याकरण नहीं होता, इसका व्याकरण होता है। ठीक है, इसका व्याकरण होता है। ये जो है अशुद्ध भी हो सकती है। क्या हो सकती है? बोली क्या होती है? अशुद्ध हो सकती है, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। ये शुद्ध हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, सुशिक्षित कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य यानी कि जोड़ों में कार्य और रोल प्ले, तो देखो एक अध्यापक क्या कर रही है, कक्षा में समूह कार्य मतलब ग्रुप में काम करने के लिए बच्चों को बोल रही हैं, जोड़ों में काम करने के लिए बच्चों को बोल रही हैं, रोल प्ले करवाती हैं। ठीक है, रोल प्ले का मतलब क्या होता है, किसी भी एक कलाकार की या किसी भी पात्र की एक्टिंग करने के लिए जो कहा जाए, और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। अब बच्चों से ये काम करवा के बच्चों का अवलोकन कर रही हूं मैडम जी, ये रही सुनहरे बाल वाली मैडम जी। देखो, आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन, कक्ष आकलन, संरचनात्मक आकलन या संकल्पनात्मक आकलन? कौन सा आकलन इसको कहा जाएगा? चलो कोई बात नहीं बच्चे, बताओ। ठीक है, तो किस तरह का आकलन वो दोस्तों हो जाएगा? बताइए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर जल्दी से बताएंगे। अगर किसी बच्चे से हम रोल प्ले करवा रहे हैं समूह में, यानी कि ग्रुप में काम करवा रहे हैं बच्चों से कक्षा में, जोड़ों से काम कराए मतलब जोड़ा मतलब एक तरीके से पेयर बना के काम करा रहे हैं, रोल प्ले करवा रहे हैं, तो इसी को कह सकते हैं दोस्तों संरचनात्मक आकलन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? और उसका फिर आकलन भी किया जाए, बच्चों का फिर इस तरह से आकलन भी किया जाए, तो उसी को कहेंगे संरचनात्मक आकलन। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? संरचनात्मक आकलन उसको कहा जाएगा। ठीक है, कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले तथा आकलन के लिए शिक्षार्थियों की यह गतिविधि संरचनात्मक आकलन कहलाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? संरचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, अब दोस्तों एक प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम ही तो चल रहा है ना, शैक्षिक मतलब कक्षा से या शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। ठीक है, शैक्षिक कार्यक्रम एक योजना, एक प्रक्रिया या सामग्री है आदि के मूल्यांकन से है,
जिसमें मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को, अब दोनों को, किसको, विद्यार्थी तथा अध्यापकों को पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक प्रदान करने के लिए से होता है। ठीक है, बच्चों को या अध्यापकों को फीडबैक देने से होता है। तो इसमें बच्चों से कुछ काम कराया जाएगा बच्चों के कक्षा के अंदर, और फिर उनका आकलन किया जाएगा। इसी को कहते हैं जो है संरचनात्मक आकलन। ठीक है, चलिए, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम लिख रही, तो वस्तुओं के ऊपर वस्तुओं का नाम, जैसे मान के चलिए ये हो गया क्या, बताइए, ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया गमला। ठीक है, क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, मान के चलिए गमला हो गया। ठीक है, गमला। ठीक है, फिर एक मैडम जी ने बनाई, ठीक है, ये बनाई क्या, ठीक है, कढ़ाई। ठीक है, और एक बना दिया, ये देखो, दीपक, मतलब इसमें लिख दिया यहां पर। ठीक है, तो एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम विद्यार्थियों की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। किस में लिखती है दोस्तों, विद्यार्थियों की भाषाओं में या अंग्रेजी में या शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। अलग अलग तरीके से लिख दी उन्होंने। यह यहां पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। अब समझना, गमले को, ठीक है, गमले में भी गमला भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, उनके बच्चों की मातृभाषा में भी लिख दिया, अंग्रेजी में भी गमला लिख दिया उसके ऊपर, और किसी और भाषा में भी गमला लिख दिया उसके ऊपर। तो यानी कि एक गमले शब्द चित्र के ऊपर उस गमले को अन्य कई भाषाओं में लिखा, गमले को अन्य कई भाषाओं में गमला लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिखा, बच्चे की मातृभाषा में भी लिखा, और दूसरी तीसरी भाषा सिखान जो है उसमें भी लिख दिया गमला। तो मैडम जी यहां पर क्या कर रही हैं, समझना बात को, एक गमला शब्द के ऊपर, या जो कि दीपक को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो भी इस पर लिख दिया, बच्चे की मातृभाषा बच्चे के घर में दिए को क्या कहा जाता है वो भी इस दिए में लिख दिया, किसी पंजाबी भाषा में दिए को क्या कहा जाता है वो भी दिए पर लिख दिया। इस तरह से अब मैडम क्या करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सरल सा उत्तर है दोस्तों, फटाफट से बताइए। हाँ जी, डी वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, समृद्ध बनाना, बहुत बढ़िया। तो क्या कर रही हैं दोस्तों वो मैडम जी, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही हैं। अब इनको किसी को ये तो डाउट नहीं है कि यहाँ मैडम जी कर रही हैं, मैडम जी को क्यों ला रहे हो सर जी, किसी सर जी को तो लेकर आओ। तो भैया ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, ये CBSE ने क्वेश्चन बनाए हैं, तो प्लीज उनसे पूछना जाकर कि मैडम जी को ही क्यों कक्षा में बार बार ला रहे हो, सर जी को लेकर आओ। तो किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वो फिर गाली भरो दबा दबा के। और तुम्हें मतलब क्या है इस चीज से, मैं मैडम लाऊं कि सर लाऊं, तुम्हें पेपर से प्रश्न से मतलब है कि यहाँ मैडम सर से मतलब है। पेपर में प्रश्न दो, पढ़ो और उत्तर लगाओ, बात खत्म। कमेंट करेंगे पता नहीं कौन सी मिर्ची लग जाती है भाई साहब इनको कि लड़कियों का ही नाम लेते हैं, लड़कों का क्यों नहीं लेते हैं। यार क्या मतलब है तुम्हें इस चीज से, तुम्हें पढ़ने से मतलब है, और जबकि जैसा आता है मैं वैसा लिख देता हूं इसमें। प्रश्न तो वैसे ही होगा ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं तो, है ना, जो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। भाषांतरण यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है, ठीक है, भाषांतरण यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना।
हाँ जी बताओ। ट्रांसलैंग्वेजिंग यानी कि भाषांतरण, यानी कि भाषा में परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं। भाषांतरण का मतलब होता है दोस्तों भाषा जमा अंतरण, ठीक है। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं अंतरण, भाषा जमा अंतरण, यानी कि भाषा में अंतरण का मतलब है अंतर, ठीक है, या परिवर्तन कह सकते हैं, ठीक है, भाषा में परिवर्तन। तो भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण नहीं, वो बहुभाषिकता होती है दोस्तों। ये जो लिखा गया है कि भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं की शिक्षा, तो बहुभाषिकता होती है दोस्तों, ठीक है। किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, यह भी नहीं होगा। कक्षा में भाषा शिक्षा अधिगम, ठीक है, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहां पर ये सी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना बोलने के लिए और शिक्षा अधिगम के लिए, तो भाषांतरण कहते हैं, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, ठीक है। ओके रिपोर्ट। शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए दोस्तों यहां पर दो चीजें हैं, बोलने के लिए भी, ठीक है, अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। इस तरह से ये दोनों दोनों मिले जुले से लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए एक जो है अनेक भाषाओं का इस्तेमाल इसमें करना, ठीक है। यह जहां किसी विषय का अध्ययन करते समय दूसरी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जो बहुभाषिकता को दर्शाता है। जब किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं उस समय हम दूसरी भाषाओं का, अन्य भाषाओं का प्रयोग करें तो क्या कहलाता है दोस्तों, बहुभाषिकता वो कहलाता है। बी उत्तर लगाया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, यहाँ ये कंफ्यूजन करने वाला है थोड़ा सा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है, मतलब कोई भी पाठ्य सामग्री है, कोई भी कंटेंट है, उसकी प्रामाणिकता से क्या मतलब है। प्रामाणिकता मतलब प्रूफ, अगर अंग्रेजी में कहें प्रूफ, तो कोई भी कंटेंट है उसकी प्रामाणिकता, तो आपका मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा इस चीज का, कि शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, या फिर भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, या फिर पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषा से अनुवाद। तो प्रमाणिक सामग्री, प्रूफ्ड जो कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, प्रूफ्ड, यानी कि बिल्कुल पुख्ता, ओरिजिनल जिसे कहते हैं पुख्ता। हाँ बताइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है। शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों को, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा नहीं, मूलतः देखो यहां पर जो कहा गया है कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप में प्रयुक्त हो, ऐसी सामग्री को हम क्या कहेंगे, प्रामाणिक सामग्री कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम प्रामाणिक सामग्री कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, मूलतः का मतलब होता है एक तरीके से विशेष रूप से किसी एक संदर्भ से, मतलब एक जुड़े हुए कंटेंट से विशेष रूप से उपजी सामग्री, ठीक है। मान के चलिए जैसे कि अगर हम बात करें न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़पेपर को ले लेंगे, कोई डायरी है या कोई कंटेंट ऐसा है, जैसे कि किताबें होती है ना वो आपके टेक्स्ट बुक जो होती हैं, टेक्स्ट बुक कौन सी, जैसे कि जो ओरिजिनल किताबें होती हैं, गाइड नहीं, किताबें जो होती हैं, गाइड अलग चीज होती है जो कोई भी प्रकाश पब्लिकेशन बना वाले कर देते हैं। किताबें जो होती हैं जैसे कि हिंदी साहित्य की बात करें, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसको प्रामाणिक सामग्री माना जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सब का जो इतिहास ग्रंथ होते हैं ये प्रामाणिक सामग्री मानी जाती है। अब जो कोई गाइड है उस गाइड में गलतियां होती हैं, लेकिन किताबों में गलतियां नहीं होती हैं। जो पेपर जो बनता है वो गाइडों से नहीं बनता है, वो कंटेंट जो बनता है प्रमाणिक
वो टेक्स्ट बुक से बनता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको किसी पेपर के किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन है, तो आप होता है ना कि ऑब्जेक्शन के लिए एक वेबसाइट साइट खुली रहती है कि इतने दिन तक आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं इस उत्तर पर, इस प्रश्न पर, कि आपका सही है और जो है आयोग ने गलत बताया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ना कुछ ऐसा प्रूफ देंगे कि जो उसको वो लोग माने। तो गाइड वाला प्रूफ नहीं चलता है वहां, वहां किताब का प्रूफ चलता है कि कौन सी किताब है, सरकारी किताबें। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसी किताबें जिनका कंटेंट प्रूफ्ड माना जाता है, जैसे एनसीईआरटी होती है, ऐसी किताबें, ये कंटेंट जो है प्रमाणिक माना जाता है सामग्री। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री, मतलब उपजी का मतलब है उस विशेष संदर्भ से ली हुई सामग्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर है? कौन सा उपागम, कौन सा एक तरीका, कौन सा एक जो प्रकार है एक अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो वर्णात्मक लेखन के द्वारा लेखन का क्रियात्मक उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, या संस्थानात्मक लेखन। तो किस लेखन के माध्यम से बच्चा अच्छा लेख लिख सकेगा या अच्छे लेख के जो है उदाहरण समझ सकेगा? हाँ, जैसे एनसीईआरटी की किताबें होती हैं। हम्म, तो दोस्तों यहां पर कहा गया है कि उपागम का लेख, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। तो यहां पर कहा गया कि लेखन का प्रक्रिया उपागम। लेखन का प्रक्रिया उपागम में क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। कैसा होता है दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड होता है, जिसमें कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से लेखन को, जैसे कि यूपीएससी के जो मेंस एग्जाम लिखे जाते हैं, बीएड की होगी आपने, बीए की होगी, बीएससी की होगी, जो उसमें जो होता है ना एक तरीके से प्रक्रिया आधारित उपागम, उसको हम प्रक्रिया आधारित लेख कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका अपनी सोच या समझ के आधार पर आप ओपन एंडेड आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, मुक्त उत्तर कहते हैं ना, अंत मुक्त, जिसे कहते हैं ना ओपन एंडेड, जिसका अंत खुला हुआ हो। आप अपने विचार से कुछ भी उसमें चीजें लिख सकते हो अपनी समझ के आधार पर। तो शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर लेखन का प्रक्रिया उपागम में प्राप्त होता है। अच्छे लेख जन्म से नहीं होते। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अच्छे जो लेखक होते हैं वो जन्म से नहीं होते, वे लेखन की प्रक्रिया से बनते हैं। मतलब बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ उसको नया लिखने की। जैसे कि आपका लेखन क्षमता का ही तो विकास होता है यूपीएससी में, आपके बीए बीएड में, है ना। जितना जो आप जितना अच्छा लिख कर जाओगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। लेखन की गुणवत्ता का निर्माण चाहे वह कोई लघु कथाएं हो या कविता अथवा संपादकीय हो, समय और प्रयास के शिक्षार्थियों समय और प्रयास से शिक्षार्थी एक अच्छा लेखक बनता है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करने से। ठीक है, लेखन प्रक्रिया के कई चरण हैं मूल चरण में। ठीक है, मूल चरण में क्या है, पूर्व लेखन होता है, आलेखन होता है, संशोधन होता है, संपादन होता है और प्रकाशन शामिल है। ठीक है, संपादन और प्रकाशन तब होता है जब आप जो है कोई किसी किताब को या किसी में किसी न्यूज़पेपर में कुछ खबर छपवाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। व्याकरण सीखने से क्या आशय है, थोड़ा स्पीड से खत्म कर लेते हैं, चलो जैसा आप चाहते हो। व्याकरण सीखने से क्या आशय है, व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना, ये लेखन ना पठन या किसी भी चीज का पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, सकारात्मक है ही नहीं, नकारात्मक है। ठीक है, व्याकरण के नियम सीखना बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी कभी अपनी किताब नहीं बनाती है व्याकरण की। वो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हो बच्चे को, संदर्भ में ही पढ़ाओ, पाठ के साथ में ही जोड़कर, अलग से व्याकरण की किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। तो अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, ये होता है व्याकरण का मूल उद्देश्य। ठीक है,
सर्वप्रथम नियम सीखना, तो सबसे पहले नियम सीखना बहुत गलत हो जाएगा, बाद में उसका प्रयोग करना। साथ में ही प्रयोग करना होता है, साथ में प्रयोग करना, बात समझिए। पहले इसमें कहा गया, आप बी उत्तर लगा रहे हो, थोड़ा सोचो ध्यान से। इसमें कहा गया कि पहले तो क्या करना है, इसका नियम को सीखें फिर उसका प्रयोग करो। ऐसे फिर क्या फायदा उसका, साथ के साथ ही प्रयोग करना, संदर्भ में प्रयोग करना। अगर संदर्भ शब्द आए तो समझना ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक है, ठीक है, ये क्या है आपका सकारात्मक शब्द है। चलिए, तो व्याकरण सीखने का आशय है अर्थ के संदर्भ में प्रयोग, ठीक है, संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराती है। किससे दोस्तों, व्याकरण क्या है, भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा की संरचना का सिद्धांत अथवा नियम ही उसका व्याकरण है। भाषा यदि साध्य है तो व्याकरण उसका साधन है। साधन मतलब माध्यम, ठीक है, माध्यम हो गया, और साध्य मतलब लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य। तो व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं, ये तो बात सही है, ठीक है। तो डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। शरीर मतलब उसका ऊपरी ढांचा अच्छे से बनाने का। जैगर क्या कहते हैं के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। तो प्रचलित भाषा है, उससे संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण होती है। व्याकरण विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा लिखने बोलने के कौशल का विकास करती है, विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में सक्षम बनाती है, ठीक है। ओके रिपोर्ट। चलिए, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, त्रुटियों का मतलब क्या, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। अगर कोई बच्चा या आप कोई गलत कर रहे हैं, ईशा जी वो सचिन सर ने करा दी ना आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स करा दिए ना, वो तो सबके लिए काम आएंगे, तो आप टेंशन क्यों ले रहे। देखो दो जगह करना ठीक भी नहीं है, समय खराब होगा। सचिन सर ने कराया ना वो यूट्यूब पर, अब वो वाली वीडियो देख लेना एक बार, फास्ट जल्दी से। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, त्रुटियां सीखने का संकेत है। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों त्रुटियों का मतलब है बच्चा सीख रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चा सीख रहा है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब है बच्चा सीख रहा है। अगर आप गलती नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तो आप कैसे सीखोगे। किसी भी चीज को करने से पहले आप गलतियां जरूर करते हो, लेकिन ध्यान रखना गलतियां करने से ही हम सीख रहे होते हैं, इसको ध्यान में रखना, बहुत गहरी बात है कि धीरे धीरे जब हम सीख रहे होते हैं, इसका मतलब है गलतियां। कोई भी आप चीज सीख रहे हो, खाना बनाना सीख रहे हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो, लिखना सीख रहे हो, छोटा बच्चा है, हम शुरू में गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। जिन शब्दों को हम सुनते हैं, ठीक है, हम सुनते और पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और फिर उनकी पहचान करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों। वैसे तो हम इसका क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अगर वैसे विकल्प होता कि निष्क्रिय शब्द संपदा, सक्रिय शब्द संपदा, तो इसमें उत्तर आ जाता आपका सक्रिय, ठीक है, सक्रिय शब्द संपदा, ठीक है, सक्रिय शब्द संपदा उत्तर आ जाता। लेकिन यहां पर कहा गया उत्पादन शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, और आंतरिक शब्द संपदा, ग्राह्य शब्द संपदा। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सुन भी रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं। तो सुनने और पढ़ रहे हैं मतलब उसको हम आत्मसात कर रहे हैं, यानी कि ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ग्रहण या ग्राह्य, क्या कहेंगे दोस्तों, ग्राह्य कहेंगे, या आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना, या फिर इनपुट, ठीक है, इनपुट। इनपुट जैसे कंप्यूटर में इनपुट होता है ना, इनपुट जैसे हम खाते हैं पीते हैं, इनपुट, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो ग्राह्य शब्द संपदा हो जाएगा। अगर हम उसको सुनते और पढ़ते हैं, हम कहते हैं अगर इसकी जगह होता जिन शब्दों को हम लिखते और बोलते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं, तो क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उत्पाद्य, ठीक है, उत्पाद शब्द संपदा कहते हैं। अगर हम उसका, ठीक है, उत्पाद कहते, क्योंकि हम उसको आउटपुट कर रहे थे। अगर इसकी जगह होता लिखते और बोलते हैं और उसका हम पहचान करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उत्पाद्य सक्रिय शब्द संपदा तो है ही वो, क्योंकि अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो सब सक्रिय, और अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठ के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शब्दों वाक्यांशों भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना,
पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यों को डिकोड करना। तो दोस्तों ये जो क्लास है, मैं आपकी पीडीएफ जो है 2.5 घंटे में तैयार हो पाती है। सुबह लगता हूँ, लगभग 2.5 घंटे में चीज़ें बन पाती हैं। सब जगह हर पेज पर मुझे ये कार्टून लगाने, इनके जो है साथ में मुझे इनका कंटेंट जो आंसर है उसको जो है ना, इसके आंसर के साथ में व्याख्या जो होती है उसको फोटो क्लिक करके फिर व्हाट्सएप पर भेजना, लैपटॉप पर सेव करना, फिर उसको अटैच करना, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों इस क्लास में। और बस इसलिए कि आप नाराज ना हो, खुश हो और आपको अच्छा लगे और चीज़ें इनके साथ में समझ में भी आए, ठीक है। हालांकि कंटेंट तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा बच्चा इनको देखकर खुश हो जाता है, मन अच्छा होता है। ऐसे करके क्लास में देखेगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे करके क्लास में देखेगा तो नहीं समझ में आएंगी, समझने वाली भी चीज़ भी नहीं समझ में आएगी। लेकिन ऐसे करके देखेगा, अच्छा चित्र अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर सा बच्चा दिख रहा है, तो मन में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि कार्टून कार्टून सबको पसंद होंगे। ऐसे करके देखता है तो अच्छा सा लगता होगा। चलिए बताइए, तो पाठ्य सामग्री का देखो, पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं को पाठक से पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही बात है, पठन की शिक्षण सामग्री सही है। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल नमूनों से अर्थ ग्रहण करना ये बहुत अच्छा तरीका है, ये पॉजिटिव है, अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय भी अर्थ ग्रहण करना, ये भी तीनों चीज सही है। यहां पर कहा गया दोस्तों कि पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांश को डिकोड करना, ठीक है। अब ये डिकोड करना जो होता है ये एक तरीके से नेगेटिव होता है, यानी कि डिकोड का मतलब होता है उसको हल करना, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा कंटेंट लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। वो ये है कि पढ़ने में डिकोडिंग मुद्रित शब्दों को, मुद्रित मतलब जो प्रिंटेड है, मुद्रित शब्दों को भाषण में अनुवाद करने की प्रक्रिया। पढ़ी हुई चीज है, मतलब जो चीज लिखी हुई है, मतलब जो चीज लिखी हुई है उसको अपने दिमाग में पढ़ना, ठीक है। तो मुद्रित शब्दों को भाषण में मतलब बोलने में अनुवाद करने की प्रक्रिया है। इस प्रारंभिक, ठीक है, पढ़ने के कौशल के लिए पाठकों को अक्षरों को, ठीक है, अक्षर जो होते हैं लिखे होते हैं किताब में, ध्वनियों के साथ जोड़ने, ध्वनियों को एक साथ मिलाने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि अक्षरों की एक श्रृंखला द्वारा किस शब्द का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो अक्षरों की एक श्रृंखला होती है, मतलब अल्फाबेट जो होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट मतलब 1 2 3 ABCD और क ख ग घ जो होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहा गया था कि पठन, ठीक है, पढ़ने की एक शिक्षण की एक सही विधि कह सकते हैं, ठीक है, उद्देश्य नहीं है ये, एक कह सकते हैं ये एक प्रक्रिया है, उद्देश्य नहीं है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक पढ़ने की डिकोडिंग करना है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, उद्देश्य नहीं है। मतलब पढ़ना जो होता है इसके लिए पढ़ना नहीं होता, इसके माध्यम से पढ़ना होता है हमें। डिकोडिंग का मतलब है जो है इसके माध्यम से पढ़ना, ठीक है। डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया, इसके माध्यम से पढ़ना, मतलब चीजों को हम जो है पढ़ने का तरीका होता है डिकोडिंग करना। एक तरीके से जो लिखा गया है उसको हम जो है पढ़ें, समझें, ठीक है। चलिए आगे, अगला है दोस्तों कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है, बात ठीक है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, ठीक है। अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे, फिर ठीक है, यहां पर कहा गया सामान्य भाषा से, कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे, तो कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ नहीं किया जा सकता, जबकि बच्चे को क्या होता है, बच्चे को खुद की भाषा आती है, तो कक्षा की भाषा से कैसे पढ़ा सकती है, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा भाई। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में, तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना, मातृभाषा की अनुमति क्यों नहीं दे सकते भाई। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, ठीक है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख सकेंगे, भाई नहीं, वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपनी भाषा, नहीं भाई, अध्यापक बच्चों को उनकी कितनी, किनकी, बच्चों की ही भाषा,
का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दे, वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोले जो बच्चों को आती है। ठीक है, तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में? तो सी उत्तर है, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल में जाते हैं अपनी मातृभाषा में पूर्ण निपुण होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में ही शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं, किसी दूसरी भाषा में वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? ठीक है, सॉरी, शास्त्रीय भाषाओं की। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र जो था वो पहले था, अब लागू नहीं होता है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र वैसे हमेशा लागू, पहले लागू हुआ था, लेकिन किसी ने उसका अनुसरण किया ही नहीं। त्रिभाषा सूत्र कभी मूल रूप से लागू हुआ ही नहीं था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है वैसे अगर बात करें तो। ठीक है, बताइए फटाफट से। तो अब जो है त्रिभाषा, जो शास्त्रीय भाषा 6 है, शास्त्रीय भाषा कितनी बताई दोस्तों? मैंने 6 बताई थी। तो शास्त्रीय भाषा का मतलब, हाँ, संदर्भ जो पॉजिटिव शब्द है, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, मेरे टमाटर टमाटरियो, मेरे गोलगप्पे और गोलगप्पियाओ, पढ़ना ध्यान से, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका सीटेट जल्दी हो जाए, इसी बार हो जाए सबका, और 2024 में आपकी कहीं ना कहीं किसी सरकारी विद्यालय में नौकरी लग जाए परमानेंट, और आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। कल मेरी अंतिम क्लास होगी, सभी को जरूर आना है हर हालत में। ठीक है, थोड़ी सी मन की बात करेंगे आपसे 2-4। चलिए, तो दोस्तों यहां पर क्या है कि विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान, ठीक है, ठीक है, मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में हम जो है शास्त्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों? शास्त्रीय भाषा का प्रयोग हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर। उसके अलावा हम कहीं भी जो है शास्त्रीय भाषा का उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, बुनियादी चरण में शास्त्रीय भाषा कैसे सिखा दोगे भाई? बुनियादी चरण में तो मातृभाषा ही चलती है। बुनियादी चरण का मतलब होता है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर बुनियादी चरण पर मातृभाषा नहीं सिखा सकते, मातृभाषा के अतिरिक्त हम दूसरी भाषा नहीं सिखा सकते। विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त भाषा के विकल्प में रूप में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अतिरिक्त जो विकल्प जो होता है, और एक ऐच्छिक भाषा। तो ये ऐच्छिक और अतिरिक्त, ये दोनों को मिलाकर यहां पर इकट्ठा कर दिया है कि ठीक है, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ए उत्तर हम मानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। कल फिर आना, लास्ट क्लास है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं फिर से, और बहुत सारा आपको बेस्ट ऑफ लक। कल भी आना, ठीक है, 4:30 बजे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। और बिल्कुल बिल्कुल, और मैं गारंटी से देता हूं दोस्तों, आपका जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल आप सही रिजल्ट आएगा आपका। इस बार सीटेट अच्छे से पास होगा, 100+ ही नंबर आएंगे। ठीक है, मैं पक्का बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।